नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 1 स्टार्ट करेंगे, समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है आप लोगों को पता है। जैसे समुच्चय हमने सुना, सुन के जो समुच्चय शब्द है इसको सुन के हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। तो जैसे ही हमने समुच्चय सुना तो समुच्चय शब्द सुनते ही ऐसा लगता है जैसे क्या हुई, एक समूह की बात कर रहे हो, किसी विशिष्ट समुदाय की बात कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय की परिभाषा कैसे है ये थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि समूह क्या होते। तो जैसे आप लोगों ने सिंपल सा एग्जांपल है अपने स्कूल, तो स्कूल क्या होता है, विद्यार्थियों का समूह या विद्यार्थियों और शिक्षकों का समूह। तो ये क्या होता है, एक समूह। जैसे और भी कई समूह है जिनकी बात करें, जैसे आशा कार्यकर्ता है, इनका भी क्या होता है, एक समूह होता है, एक खासियत होती है और ये उस हिसाब से एक काम करते हैं। जैसे हमने बोला क्रिकेट के खिलाड़ियों का समूह, हॉकी के खिलाड़ियों का समूह, फुटबॉल के खिलाड़ियों का समूह, या किसी विशिष्ट समुदाय के व्यक्तियों का समूह, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई, तो इनका समूह। तो ये समूह हमने बोला, तो ये समूह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर का समूह, हिंदी वर्णमाला के लेटरों का समूह, ठीक है, संख्याओं का समूह। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो समूह हैं ये क्या होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, विशेषताएं होती है और गुण होती है। तो इनके आधार पर हम क्या होता है, समुच्चय की सटीक परिभाषा करते हैं। इस आधार पर समुच्चय क्या होता है, समुच्चय जो होता है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे जो शब्द सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित का मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु जो है उस समूह के अंतर्गत है या नहीं। अब उस समूह के अंतर्गत है या नहीं, मतलब हमने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसके अक्षर है, जो अल्फाबेट है, वो अपने आप में एक समूह है। लेकिन हमने बात कर दी क्या, उनके स्वर। तो स्वर क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, इनसे अधिक होते हैं क्या, नहीं होते। तो ये क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के जो हमने स्वर बोले तो इनकी एक निश्चित प्रॉपर्टी है कि ये 5 होते हैं और ये ए ई आई ओ यू होते हैं। तो ये क्या होगा, ये परिभाषित होगा। या अंग्रेजी वर्णमाला के हमने क्या बोले, सारे अल्फाबेट, तो अल्फाबेट भी कहते हैं भाई 26 है, 26 से ऐसा तो नहीं कि भाई 27 हो जाएंगे, 26 है तो 26 ही रहेंगे, या उसमें से एक कम हो जाए। तो इनकी खासियत है। अब हमने जैसे बोला जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं या क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, तो इनका समूह, क्रिकेट के खिलाड़ियों का समुच्चय या समूह, तो इसको हम समुच्चय बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि क्रिकेट जो टीम होती है उसमें क्या होते हैं, 11 के 11 प्लेयर खेलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इनकी क्या है, एक विशेषता होती है। जैसे हमने बोला 11वीं क्लास के विद्यार्थियों का समुच्चय, तो आपका जो स्कूल है इसमें क्या है, 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो ऐसा तो होगा नहीं कि 10th क्लास में जाके बैठ जाए या 12th में जाके बैठ जाए। 11th का बच्चा है तो 11th क्लास में जाकर ही बैठेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हमने बोला कि ये समुच्चय होते हैं, तो ये समुच्चय जो है वो क्या होते हैं, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह कहलाता है। जैसे क्लास 11th की है तो उसकी कुछ विशेषता होगी, उनकी एक एज होगी, ठीक, और उनका पर्टिकुलर कुछ टीचर्स पढ़ाते होंगे, पर्टिकुलर उनके कुछ सब्जेक्ट होंगे, उनके सिलेबस में कुछ चीजें होंगी। तो इस प्रकार से कोई वस्तु जो क्या हो, सुपरिभाषित हो, तो वह क्या कहलाती है, समुच्चय कहलाती है। अब देखिए समुच्चय के जो उदाहरण होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो समुच्चय के जो उदाहरण, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब हमने बोला बी, बी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है क्या, नहीं है, तो बी सी डी इनको हम क्या बोलते हैं, इस समुच्चय के अंतर्गत नहीं रख सकते। तो अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा क्लियर हुआ होगा उदाहरण से कि समुच्चय की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग समुच्चय क्या होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिनके बारे में और सोच सकते हैं। जैसे सूर्य के ग्रहों का समुच्चय, तो सूर्य के ग्रहों की समुच्चय की बात करें तो सूर्य के ग्रह क्या होते हैं, निश्चित है भाई, 8 है। ऐसा तो है नहीं कि 10 12 13 14 15 हो, वो है। क्यों है, क्योंकि वह सूर्य के चारों, सूर्य से निश्चित दूरी पर है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। उनकी एक विशेष प्रॉपर्टी है, इसलिए उनको क्या गया है, क्या कहा गया है, सूर्य के ग्रह। अब आप बोल दो कि चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य का ग्रह है क्या, नहीं भाई, वो तो किसका, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, तो सब हर एक चीज की अपनी क्या है, विशेषता होती है। ठीक, फिर इसके बाद करें सप्ताह के दिनों का समुच्चय, फिर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हमने बोला 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, या हमने बोला सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है समुच्चय में क्या होता है, एक वस्तु जो होती है, जिस वस्तु को रखा गया है वो क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है, अर्थात सुपरिभाषित होती है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे समुच्चय के उदाहरण हैं। जैसे आपकी बात करें तो आप क्या बोलोगे, और कुछ एग्जाम्पल बोले,
तो साल में क्या होता है, दिनों का समुच्चय। साल में क्या होता है, महीनों का समुच्चय। भाई ऐसा तो है नहीं कि साल में ऐसा आप बोल दो कि भाई 13 महीने होते हैं या 9 महीने होते हैं 10, तो हमने बोला महीनों का समुच्चय, तो महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक कम हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, या एक हिंदी का आगे घुस जाएगा। भाई जो होते हैं, तो इस हिसाब से ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी समुच्चय कहलाती हैं। और ये उनके उदाहरण, ये इस समूह के अंतर्गत आते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, आपके समुच्चय कहलाते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, समुच्चय के अंतर्गत नहीं है। तो वे उदाहरण कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। सबसे पहला, मेधावी छात्रों का समूह। यह क्या है, समुच्चय के अंतर्गत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, मेधावी छात्र मतलब होशियार छात्रों का समूह। तो मेधावी मतलब होशियार, किस चीज में होशियार है, पढ़ाई में होशियार है, क्रिकेट में होशियार है, वॉलीबॉल में होशियार है, बात करने में होशियार है, बात करने में होशियार, किस चीज में होशियार है। तो ये जो है मेधावी, मेधावी मतलब क्या है, उसका एक ऐसा गुण है जिसे हम क्या आपके सामने नहीं रख सकते। होशियारी क्या है, हम बोल दें होशियारी कैसी होती है, लाओ है होशियारी, दिखाओ हमें कैसी होती है, बता सकते क्या, नहीं बता सकते। ठीक, तो इस प्रकार जो मेधावी छात्र, मेधावी शब्द है, ये क्या है, आपको दिखता नहीं है। ऐसे कि भाई कि आप किसी भी लड़के को या किसी विद्यार्थी को देख ले और बता दे भाई एक लड़का हुआ वो क्या है, पढ़ने में होशियार है। ठीक, दूसरा लड़का क्या है, पढ़ने में होशियार नहीं लेकिन वो खेलता बहुत अच्छा है, किसी कोई दूसरा खेल खेलता है, किसी कोई तैरने में है, कोई किसी चीज में है, कोई बोलने में है, कोई गाने में है। तो ये क्या है, उसकी एक कला है। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये बोलेंगे ये क्या है, समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर दूसरा हमने बोला सुंदर फूलों का समूह। तो सुंदरता क्या है, सुंदरता हमने बोला कि भाई दिखाओ हमें, लाओ खड़ी करो कहीं, तो खड़ी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। आप उसे हमें बता सकते नहीं, लेकिन जो चीज हम देखते देख के हमें अच्छी लगे वो सुंदर है। तो फूल, ऐसा कौन सा फूल है ये बताओ दुनिया में कि जो क्या हो, खराब हो। फूल सारे अच्छे होते। अब हम उनको कंपेयर कर लेते कि भाई हमें पसंद है वो एक बात अलग, लेकिन फूल जितने भी है सारे के सारे फूल कैसे होते, सुंदर होते। तो बस अगर हम सुंदरता की बात करें तो सुंदरता जो होगी वो क्या होगी, समूह के अंतर्गत नहीं आएगी। या हमने बोला अच्छे इंसानों का समूह, तो अच्छाई क्या है, दिखती है क्या, नहीं दिखती। तो अच्छे इंसानों का समूह, भाई अच्छा किस लिए है, अब उन्होंने कहा कि भाई वो इंसान ऐसा काम कर रहा है इसलिए अच्छा है। किसी को ये लग रहा है कि वो हर दिन अच्छा काम कर रहा है, तो अब बुरे लोग हैं तो उन्हें बुराई अच्छी लगती है। तो हम ये नहीं बोल सकते। तो जहां एक विवाद की स्थिति बने या कोई ऐसा पर्टिकुलर फैक्ट ना मिले, तो वो चीजें जो भी ऐसी है, या सीधे सीधे सी बात हम करें, जो भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम टच नहीं कर सकते, उसके अंतर्गत जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें आएंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, सुपरिभाषित नहीं है। मतलब क्या, समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएंगी। ठीक, कि वह समुच्चय नहीं है, इतना ध्यान रखिए। जैसे भीड़ या झुंड, तो भीड़ में कितने लोग हो सकते हैं, निश्चित संख्या हो सकती, किसी भी समुदाय की हो सकती, किसी भी जात की हो सकती, किसी धर्म की हो सकते हैं, और सभी मिलके हो सकते हैं। ठीक, भीड़ का मतलब ये होता है छोटा बड़ा हर चीज, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्या होंगे, ना वहां कोई निश्चित संख्या होती, ना कोई विशिष्ट जाति, भीड़ तो भीड़ होती है। ठीक, तो इस प्रकार ये चीजें जो है वो क्या है, आपके समुच्चय के अंतर्गत नहीं कहलाएंगी। अब देखिए समुच्चय को जो व्यक्त करते हैं, समुच्चय को क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों द्वारा या बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे ए बी सी डी। जैसे हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, मान लीजिए ए क्या है, कैपिटल ए जो है वो क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। यहाँ ए क्या है, ए किसको दर्शा रहा है, एक दर्शा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को, और ए ई आई ओ यू ये क्या है, उसके अवयव है। ये किसको दर्शा रहा है, समुच्चय को। ये दर्शा रहा है किसको, सेट को। ठीक, और ये जो है आपका, ये सेट को, और ये जो है सारे के सारे ये क्या है, आपके अवयव। ये सारे के सारे इस कोष्टक के अंदर लिखे हुए ये क्या है, अवयव है। अब हम बात करें, मान लीजिए हमने बोला ई की बात की, तो ई क्या है, ई अवयव है ए का। तो इसको हम लिखेंगे ई बिलोंग्स टू ए। इसको बोलते हैं ई बिलोंग्स टू ए, या ई अवयव है ए का, ऐसा पढ़ा जाता है। अब हम बात करें किसकी, बी की, तो बी क्या, बी है क्या ए में, बी ए में नहीं है, तो हम बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात बी ए का अवयव नहीं है, बी अवयव नहीं है ए का।
अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो समुच्चयों का निरूपण जो होता है वो क्या होता है, दो प्रकार से होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है सारणीबद्ध रूप और दूसरा होता है क्या, समुच्चय निर्माण रूप। तो सारणीबद्ध रूप जो होता है इसे हम टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, और जो समुच्चय निर्माण रूप होता है इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म भी कहते हैं। तो समुच्चय निर्माण जो रूप जो होता है वो क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं, जो मंझला कोष्टक होता है, सर्पाकार कोष्टक होता है, उसके अंदर प्रत्येक अवयव को कामा लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका सारणीबद्ध रूप हो जाएगा। और जो समुच्चय निर्माण रूप होता है इसे हम क्या करते हैं, परिभाषा के रूप में लिख देते हैं, या कोई भी जो समुच्चय उसके गुणधर्म की व्याख्या की जाती है उसमें हम क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप का प्रयोग करते हैं। अब ये ऐसे होते अच्छे समझ में नहीं आएंगे, इनके कुछ उदाहरण दिए हो, इन उदाहरण को देखते हैं तो हम और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की वी क्या है, यहाँ पे इसका जो सारणीबद्ध रूप अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, 5। तो उसको हमें लिखना है किसमें, सारणीबद्ध रूप में। तो सारणीबद्ध रूप में हम उसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी बराबर AEIOU। ये हो जाएगा क्या, सारणीबद्ध रूप, मंझला कोष्टक लिया और इसके अंदर हमने क्या किया, इसको कॉमा लगा के प्रत्येक अवयव को इस तरीके से। अब इसका जो कहना चाहिए समुच्चय निर्माण रूप होगा वह हम कैसे लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे वी बराबर, इसे भी मंझले कोष्टक में लिखा जाता है लेकिन क्या इसको डिफाइन कर देते हैं, इनके जो अवयव है उसको हम कहां से परिभाषित कर देंगे, एक्स से परिभाषित कर देंगे और बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स, या एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, या एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। दूसरा उदाहरण समझते हैं, ए बराबर है -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसे हमने समुच्चय निर्माण, ये हो गया आपका कौन सा, सारणीबद्ध रूप। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो ए बराबर एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है जो क्या हो जाएगा, -4 इज लेस देन एक्स इज लेस आर इक्वल टू 3, और ये कोष्टक बंद। इसका मतलब ये है कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है जो -4 से बड़ा और -3 के बराबर है, अर्थात x का जो मान होगा वो कितना होगा, -3 से -3 तक होगा। ठीक। अब दूसरा है, मान लीजिए हमें कोई लिखना है तो हमने लिखा a बराबर कितना है, 1 3 5 7 9 और ये कोष्टक बंद कर दी। तो 1 3 5 7 9 ये तो किस रूप में हो गया, आपका सारणीबद्ध रूप में हो गया। तो सारणीबद्ध रूप को हमें किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या लिखेंगे, a बराबर एक्स सच दैट एक्स धनात्मक विषम संख्या है। ये देखिए सारी की सारी धनात्मक विषम संख्याएं हैं। ठीक। अब हमने बोला a बराबर 1 4 9 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ हो क्या रहा है, देखिए ये तो क्या हो गया आपका सारणीबद्ध रूप, लेकिन इसे हमें लिखना है समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में या रूल फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए इसको आइडेंटिफाई करना होता है, समझना होता है किस रूप में। तो देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये इस रूप में है। तो हम x को कैसे परिभाषित करेंगे, x को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि a बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर n स्क्वायर, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये देखो 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग क्या होगा 2, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा 16। रखते जाओ आप ऐसे, n का मान कितना है 1 2 3, तो n क्या है, प्राकृत संख्या, तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग ये आ रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है आपका, हम इसको जो समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन है वो दो प्रकार से होता है और ऐसे करते हैं। कई बार ये पूछ लेता है कि सारणीबद्ध रूप को किस में लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में, या कई बार होता है समुच्चय निर्माण रूप को किस रूप में लिखो, सारणीबद्ध रूप में। तो इसको ऐसा लिख दीजिए तो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप, और इसको ऐसा लिख दीजिए तो ये क्या हो गया, इसका सारणीबद्ध रूप। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, समुच्चयों का निरूपण हो गया। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 1A.1 1A.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है ये समुच्चय है या नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं, ये हमें अपना तर्क देना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये समुच्चय के अंतर्गत है या नहीं, तो आप लोग बताइए है या नहीं, क्या आंसर आया। चलिए जो भी हो आंसर आपका, इसका जो होगा यह समुच्चय के अंतर्गत नहीं है। समुच्चय
नहीं है। अब यह समुच्चय क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का, तो लेखक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमने बोला कि ये 10 है, तो वो 10 क्या हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे, समय के साथ ये बदलते रहते, ये परिवर्तित है। इसलिए जो प्रतिभाशाली लेखक है वो हम नहीं बोल सकते। अब आप बोलोगे नहीं सर हमने तो रैंकिंग की और ये की तो वो ये निकले, चलो भाई अभी आपने रैंकिंग की, 2 महीने बाद फिर हमने एक उसका वो रैंकिंग की तो उसमें दूसरे आ गए, फिर अगले महीने की तो फिर आ गए। तो इस प्रकार से निश्चित नहीं है। ठीक, जैसे हमने बोला सप्ताह के 7 दिनों का, तो 7 दिन है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि हम मन से 7 दिन होते, तो नहीं सर हम एक और मन से दिन बना दे रहे हैं, उस दिन को यहाँ पे रखें, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो बात आप क्लियर हुई थोड़ी सी समुच्चय के बारे में। ठीक, तो कौन सी चीजें होंगी और कौन सी नहीं होंगी। अब जैसे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे हैं निश्चित होंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई आज 10 थे कल 12 हो गए। अब ये नहीं बोला, आने की बात अलग है और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अलग। एडमिशन एक बार होगा तो एडमिशन क्या होता है, जुलाई की लास्ट तारीख तक होते हैं, जब भी होते जुलाई में, तो उसके बाद तो साल भर उतने विद्यार्थी रहेंगे। तो अब ये जो है, इसके बाद यहाँ पे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी के खिलाड़ियों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी खिलाड़ी, आज हमने कोई एक इसका वो किया, उनकी रैंकिंग निकाली, तो आज वो बन गए, कल के दिन कोई दूसरा आ गया, परसों, तो यह भी जो है वो क्या है, आपका समुच्चय के अंतर्गत नहीं है। नहीं है। और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, समुच्चय है। समुच्चय है। अब इसकी बात करें, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी के खिलाड़ियों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ी, मान लो इस महीने रैंकिंग हुई, तो इस महीने रैंकिंग हुई तो 11 आ गए, अगले महीने की तो 11 कोई दूसरे आ गए, उसके बाद की तो पता पड़ा पहले नंबर वाला बदल गया, लास्ट का भी बदल गया, बीच के सेम है। तो ऐसा जब जब इनकी रैंकिंग करेंगे तो ये क्या होंगे, परिवर्तित होते रहेंगे, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, समुच्चय नहीं है। ठीक, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें हमें यह बताना है कि ये जो अवयव दिए ये समुच्चय ए के हैं या नहीं, मतलब इसमें खाली स्थान में भरना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब अवयव है और अवयव नहीं है। तो देखिए 5, तो क्या हो जाएगा, 5 ए का अवयव है क्या, 5 कहीं दिख रहा है क्या, 5 इसमें नहीं है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 5 अवयव नहीं है ए का, सो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है 6 ब्लैंक ए, तो 6 यहां है क्या, ये रहा 6, तो क्या हो जाएगा, 6 बिलोंग्स टू ए, या 6 अवयव है ए का। अब 10 ब्लैंक ए, तो यहां 10 है क्या, है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 बिलोंग्स टू ए, 10 अवयव है ए का। 19 बिलोंग्स टू ए, तो 19 है क्या, नहीं है, तो 19 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में जो समीकरण दिए हुए इन्हें हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो समीकरण x² + 5x + 6 = 0 को हम किस रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, माना a = x² + 5x + 6, ये मान लिया। चूंकि x² + 5x + 6 = 0, ये हमें दिया हुआ है, तो इसके हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2x + 6 = 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, x + 3, यहां से +2 कॉमन ले लीजिए तो x + 3 = 0। इन दोनों से x + 3 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा, x + 2 = 0। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -3 और x बराबर कितना हो जाएगा, -2। ठीक, अतः क्या हो जाएगा, अतः x² + 5x + 6 = 0 का रोस्टर रूप निम्नलिखित होगा। तो इसको हम लिख देंगे a बराबर, सर्पाकार कोष्टक के अंदर लिख दीजिएगा -2 और -3। तो ये हो गया इस तरीके से इसका रोस्टर रूप।
इस तरीके से आपकी ये सारे के सारे एक्सरसाइज में इसी टाइप के जो मैंने परिभाषा बताई उसके हिसाब से सारे सवाल हैं। तो ये सारे सवाल आप कर लीजिए। यदि आपको किसी सवाल में कहीं कोई दिक्कत होती, कुछ समझ में नहीं आता, तो नीचे इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी सॉर्ट आउट कर दूंगा।